हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चलाई जा रही है आपकी साइंस में फिजिक्स की क्लास, जो लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके उपयोगी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का किसी भी स्टेट का हो, MPSC हो, BPSC हो, RPSC हो, या रीट अध्यापक हो, या UP पुलिस हो, UP PSI हो, या बिहार PSI हो। क्यों? क्योंकि साइंस का जो पोर्शन होता है मोस्टली सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है और लगभग इतना ही इसी तरीके से पूछा जाता है। और आजकल तो जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं और डीपली आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट नियम पढ़ा दिया था, फिर सेकंड नियम भी पढ़ा दिया आपको, और यानी मेरी एक ही वीडियो में न्यूटन का फर्स्ट नियम में केवल प्रथम नियम और दूसरी वीडियो में न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम एक साथ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वो वीडियो देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इस वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको रोज़ मोबाइल पे आपके प्राप्त हो सके और आप अपनी स्टडी को बेहतर ढंग से कर सकें। और इसे शेयर भी कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिले, सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और इस चैनल पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सभी डाउट क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और आगे की तैयारी आप अपनी बेहतर करें ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो आइए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत में अभी तक आपने पढ़ा होगा है, तो आज ये वाला संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उदाहरण सहित मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और इसको आप देखिए कि इसमें क्या है और इसको समझिए। तो आइए चलते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है एक तरह से न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का समाहित रूप है, जिसमें संवेग संरक्षित हो जाता है एकदम है। और वो कैसे होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय नियम के सम्मिलित प्रभावों से, न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय, ध्यान रखना ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई? न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय दोनों के नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण का नियम की प्राप्ति होती है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है जिस वक्त पूछा जाएगा ना। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा होगा तो आप तो इतना जानते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत में संवेग संरक्षित हो जाता है। आप कैसे संरक्षित हो जाता है कि रॉकेट का संवेग संरक्षित रहता है तो आप देखिए और समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों का सम्मिलित रूप और उसके प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। अब उस नियम के अनुसार कि क्या है संवेग संरक्षण का नियम, यदि कणों के किसी समूह पर, बहुत सारे कणों का एक समूह है, छोटे छोटे कण, कोई पदार्थ होता है ना वो कणों से मिलकर बना होता है, ये तो आप जानते ही हो है ना। ये मार्कर भी है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही मतलब एक ही चीज़ है या कोई एक ही मतलब, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित हुआ है। ये प्लास्टिक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ये है। तो हर चीज़ कणों से मिलकर बनती है। आप किसी पत्थर को तोड़ेंगे तो तोड़ते वक्त आप देखना उसमें से बुरादे निकलते हैं, कण बन जाता है वो। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि कणों के किसी समूह पर या निकाय पर, समूह या निकाय एक ही बात है, समूह या निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा हो या नहीं करते हो हम, तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये तो स्टेटमेंट बोल दिया, ये तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत का स्टेटमेंट है, यानी उसका जो नियम है वो है कि यदि किसी कणों के समूह पर या किसी भी निकाय पर
बाह्य बल नहीं लग रहा हो, या बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा हो, या बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो उस दरमियान उस कण का या निकाय, कणों के समूह का या निकाय का संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। अर्थात क्या होता है, थोड़ा सा देखना इधर आप, P बराबर m इंटू वी, यही बताया था ना मैंने संवेग संरक्षण, संवेग यही होता है? अब इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है? संवेग ये है। और एक मैंने आपको पढ़ाया था प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब बाह्य बल आरोपित ही नहीं हो रहा है, अभी मैंने आपको दूसरे नियम में पढ़ाया था ये, तो जब बाह्य बल आरोपित ही नहीं हो रहा है तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। तो जब कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो u बराबर 0 और v बराबर भी 0। तो जब सब 0 तो ये v बराबर 0, ये v बराबर 0, तो द्रव्यमान भी 0, m इंटू 0, तो यहाँ से p बराबर 0 आ गया। तो संवेग भी क्या हो गया, उसका संरक्षित हो गया एक तरह से, है ना, संरक्षित हो गया। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग 0 के बराबर हो जाता है, जब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो संवेग भी क्या होगा, उसका संरक्षित होगा, यानी वैसा ही रहेगा। ये कहना चाह रहा था ये नियम। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल 1, रॉकेट प्रणोदन है। रॉकेट प्रणोदन इसको समझते हैं। रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था तृतीय नियम में, है कि रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण। अब संवेग संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि उसका संवेग संरक्षित है। संवेग संरक्षित है इसका मतलब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि रॉकेट का जो ईंधन होता है जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकासी होती है, जिसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। ये है आपका रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट के प्रणोदन का मतलब है कि रॉकेट किस तरह से प्रणोद हो रहा है, किस तरह से उड़ता है। तो रॉकेट का उड़ना एक क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि रॉकेट का जब ईंधन जलता है तो तीव्र गति से, जब रॉकेट का ईंधन यानी उसका जो फ्यूल है वो जलता है, कंजप्ट होता है, तो वो तीव्र गति से क्या होता है, गैसीय निकासी होती है, उसमें से गैस निकलती है, और जिसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप उस गैस के कारण जो प्रतिक्रिया होती है, गैस जिस बल से गैस बाहर निकल रही है उसी बल से रॉकेट आगे की तरफ भागता है। तो ये तो रॉकेट प्रणोदन था, मात्र ये मात्र रॉकेट प्रणोदन था। आगे अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। एग्जाम्पल दूसरा देखो, रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर। अब देखना यहाँ वो बात क्लियर होगी जो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई थी, ध्यान से देखना। इसीलिए ये चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम अभी तक आप लोगों ने इस जो हो पढ़ा नहीं है। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ यहीं तक जानते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रॉकेट का उड़ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है तीसरे से, है ना। आगे देखना, आप ध्यान से समझना, और यहाँ से समझने की चीज़ आ गई आपके। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन। अब जो फ्यूल होता है ना रॉकेट का, जो ईंधन होता है जो जलता है, वो एक नियत वेग से जलता है। यूँ नहीं कि एक साथ कभी तो ज़्यादा चला गया कभी कम चला गया, ऐसा नहीं होता। आपने लोको के अंदर भी देखा होगा, जो लोको है उसके अंदर भी अगर फ्यूल रुक के जाएगा या डिस्टर्ब होके जाएगा, तो आप लोग जो भी टेक्निकल साइड से बिलोंग करते हैं आपको मालूम है LR फ्लक्चुएट होने लग जाता है, HP ड्रॉप होने लग जाता है, या HP बढ़ने लग जाता है, आपका RPM बढ़ना शुरू हो जाता है लोगों का, है ना। तो जो लोग इससे जो टेक्निकल से रिलेटेड है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सभी लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये एग्जांपल मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो टेक्निकल साइड में होते हुए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जर्नल लोग सभी लोग समझो कि अगर जो भी ईंधन है किसी भी गाड़ी का, रॉकेट को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, एक तरफ हटा दो रॉकेट को, चाहे आपकी मोटर बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे रेल का इंजन हो, एक बार आप फ्यूल बंद कर दो तो सडनली क्या होगा,
जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा, जलेगा नहीं, तो उसके अंदर जो क्षमता है पावर बनने का, शक्ति बनने का, वो एकदम ड्रॉप होएगी। और अगले ही पल में आप बढ़िया से फ्यूल भर दो उसके अंदर तुरंत ही, यानी जो सप्लाई हो रही है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर रुक रुक के जाती है और आती है तो उसकी सारी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, वो काम बराबर नहीं करता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो रॉकेट का ईंधन है ये भी एक नियत वेग से ही जलता है ना। तो नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, संवेग परिवर्तन की दर भी होती है, वो भी नियत रहती है। अब ये क्यों नियत रहती है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। तो ऐसा नहीं है, जब फ्यूल के जलने की दर नियत है तो रॉकेट को भी, जो रॉकेट का जो सिस्टम है फ्यूल कंजप्शन का, जब फ्यूल जल रहा है उससे जो ऊर्जा बनाने का, जिस वेग से रॉकेट आगे की ओर जा रहा है, वो भी नियति रहेगा ना। अगर कंटिन्यू एक ही पावर से सप्लाई दे रहे हैं, एक ही तरीके से एक ही स्पीड से सप्लाई जारी है उसकी, तो जो कंजप्ट होने की स्पीड है और जो पूरा स्टेटस का है जो हो रहा है उसके अंदर इंजन की प्रक्रिया हो रही है, वो भी समान दर से होगी, तो रॉकेट की गति भी समान दर से होगी। तो इस वक्त रॉकेट कहता है कि मैं प्रथम नियम की पालना करूँगा, इस वक्त कहता है वो, समझना मेरी बात को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकेट क्रिया विपरीत के और प्रतिक्रिया की वो गलत हो गया, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यदि वो गतिमान है तो गतिमान ही है ना। अभी तो स्टेटस समझो उसका, मैं कहना चाह रहा हूँ जो, अगर ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझना आप। अगर रॉकेट का ईंधन नियत वेग से दहन होने पर संवेग में परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। क्यों नियत रहती है, क्योंकि जिस दर से रॉकेट जा रहा है और जिस दर से फ्यूल जल रहा है वो फिक्स हो गया, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अभी कोई फ्यूल की सप्लाई ना रुक रही है ना रॉकेट रुक रहा है, रॉकेट भी जाना ही चाहता, उसी स्पीड से जा रहा वो हैं। तो उस वक्त क्या होता है, वेग उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये जो है अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था, तो इसमें वेग जीरो नहीं हो गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अंतिम अवस्था है उसकी, जिस दर से उड़ रहा है वो फिक्स हो गया ना, वो उसी देर से गतिमान रहना चाहता है। तो उस कंडीशन में संवेग क्या हो गया, संरक्षित हो गया, संवेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है, यानी अब संवेग में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि वेग में ही परिवर्तन नहीं आ रहा है, वेग भी वही चल रहा है, जिस दर से स्पीड से ईंधन जल रहा है उसी स्पीड से वेग बना हुआ है उसका। तो वेग में कमी आ नहीं रहा है, तो परिवर्तन होना नहीं है। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होना है तो संवेग सुरक्षित रहना है। क्यों, क्योंकि संवेग क्या होता है, P बराबर mv होता है। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तब संवेग में परिवर्तन होगा। तो इधर तो वेग ही फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि वो कह रहा ना कि रॉकेट का ईंधन नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। क्यों, क्योंकि रॉकेट का वेग भी है। अब क्या होता है, अब देखना, अब आगे जाके जब रॉकेट थोड़े दूरी तक चला जाता है तो क्या परिवर्तन आता है उसके अंदर। परंतु जैसे जैसे, ये परंतु लगा दिया यहाँ पे, परंतु जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो ईंधन के दहन के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है। आप समझो इस लाइन को। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से रॉकेट उड़ा पृथ्वी पे से तो वो 2,50,000 या 80,000 या 1,00,000 किलोमीटर ऊपर चला गया तो उतना ही भारी है, नहीं। उसके अंदर जो फ्यूल कंजप्ट हो रहा है तो वो कम हो रहा है ना फ्यूल, तो भार घट रहा है ना उसका। जितना ईंधन उसका जलता जा रहा है उतना उसका द्रव्यमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि कम होना ही है, भार घट रहा है उसका, है ना। पदार्थ की मात्रा उसमें से कम हो रही है तो उसका द्रव्यमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो ईंधन के दहन के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग एवं त्वरण में वृद्धि हो जाती है। संवेग संरक्षण के अनुसार रॉकेट के वेग एवं त्वरण में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। अब ये क्यों होती है वृद्धि, क्योंकि अभी मान के चलो आप कि आपके रॉकेट का वजन 50 क्विंटल है,
आप मान के चलो, आप, हमको अंदाज़ा नहीं है कि कितना होता है उसका वज़न, हम मान के चलते हैं कि 50 क्विंटल है। और 50 क्विंटल का जब रॉकेट, तो उसमें कुछ एसेसरी है, कुछ मटेरियल पार्ट है उसका, और कुछ फ्यूल भी भरेंगे, है ना। अब मान के चलो उसमें कि उसमें 20 फ्यूल था, है ना, था, और 30 क्विंटल रॉकेट था, टोटल 50 क्विंटल हो गए। तो अभी जो ऊर्जा मिल रही थी ईंधन के जलने से, उसको 50 क्विंटल को धकेलने के लिए ऊर्जा मिल रही थी। मतलब वो ऊर्जा क्या काम आ रही थी, 50 क्विंटल को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, रॉकेट को ऊपर प्रक्षेपित करने के लिए। लेकिन आगे जाने पे रॉकेट का जो फ्यूल जल रहा था 20 क्विंटल, तो 50 के बाद वो 49, 48, 47, 46, 45, 40 हैं, फिर 30 पे भी आएगा वो, है ना। तो जैसे जैसे वो कम हो रहा है तो द्रव्यमान कम हो रहा है, लेकिन ऊर्जा उसको वही मिल रही है जो यहाँ 50 क्विंटल को धकेलने की मिल रही थी। तो द्रव्यमान कम हो रहा है, तो अब वो स्पीड से भगेगा कि नहीं भगेगा, तो वेग में परिवर्तन आएगा ना आगे जाकर। और जब वेग में परिवर्तन आएगा तो त्वरण में भी परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ये रिलेट हो गया आपका फिजिक्स। मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने का टॉपिक, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। बात आ रही समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? देखो एक बार दूसरा पॉइंट फिर देखो। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर, जब तक उसका नियत वेग से दहन हो रहा है, स्टार्टिंग में जब वो प्रणोदित होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है ना। नियत वेग से दहन होने के कारण संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परंतु जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से चला था तब की बात थी सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक नियत रहता है। यहाँ से जब चला था ना वो, तब तक की बात थी। किंतु परंतु लगता है आगे जाके। परंतु जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा था, फ्यूल कंजप्ट होने के कारण उसके द्रव्यमान में आई कमी, उसी ऊर्जा ने, अब द्रव्यमान कम होता जा रहा तो रॉकेट की स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि रॉकेट हो गया हल्का और ऊर्जा वही है, तो भग रहा स्पीड से वो तो ऊपर, अब और ज़्यादा वेग बढ़ गया उसका, तो त्वरण भी उसका बढ़ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखो। संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति, है ना, नाव वाले आओ समझाना का, संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। ये बताया था मैंने आपको। अब कैसे खिसकती है, ध्यान से सुनना और इधर देखना। यदि कोई व्यक्ति का द्रव्यमान या किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान को ये कैपिटल एम है, और ये जो छोटा वाला एम देख रहे हो ना, ये वाला, ये है व्यक्ति एम यानी मैन। तो यदि व्यक्ति का द्रव्यमान एम है एवं नाव का द्रव्यमान एम बी है, बी से बोट, बोट यानी नाव, और ये एम तो द्रव्यमान के लिए है, तो नाव का द्रव्यमान एम बी है, तथा व्यक्ति वी एम यानी आदमी का वेग है, वी से वेग और एम से मैन, तो व्यक्ति वी एम वेग से आगे की ओर कूदा। नाव पे आप खड़े थे, आपका जो द्रव्यमान था वो एम था, नाव का द्रव्यमान था जो वो एम बी था, और आपने जो जंप लगाई आगे की तरफ है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। ये नाव थी और इसके ऊपर आप, एक व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, ये वेग था, ये वी वेग था इसका। अब देखिए, ये व्यक्ति का द्रव्यमान, ये व्यक्ति का द्रव्यमान एम है, नाव का द्रव्यमान बी एम बी है, ये नाव का द्रव्यमान हो गया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नाव का द्रव्यमान एम बी है, तथा व्यक्ति वी एम वेग से आगे की ओर कूदा। जैसे ये व्यक्ति वी एम वेग से आगे की ओर कूदा है, तो जो नाव का वेग था वो नाव पीछे की ओर खसक कर वी बी वेग से आती है? क्यों? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार नाव का जो संवेग है
अब संवेग की बात कर रहे हैं हम। नाव का जो संवेग है p और यहाँ लिख देता हूँ b, है ना। तो ये संवेग ऑफ बोट, नाव का संवेग है, वो किसके बराबर हो जाएगा? व्यक्ति के संवेग के बराबर होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति vm वेग से आगे कूदा, नाव vb वेग से पीछे खसकी, तो दोनों के संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन दोनों का संवेग क्या होगा? बराबर होगा। जितना वो आगे बढ़ा था उतना ही नाव पीछे खिसकती, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से है। तो जो संवेग होगा दोनों का वो pb बराबर pm होगा कि नहीं होगा? तो ये मैंने यहाँ लिखा, नाव का संवेग pb बराबर व्यक्ति का संवेग pm होगा। अब क्या होता है आगे? अब जब ये होगा तो pb की वैल्यू क्या रख दूंगा? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, देखो ध्यान से, चूंकि p बराबर होता है m इंटू v, तो pb का मतलब क्या होगा? mb इंटू वीबी होगा, और pm का वैल्यू क्या होगा? mm इंटू वीएम। यानी ये द्रव्यमान बोट का और ये वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये बोट का, नाव का, और ये व्यक्ति का, ये वैल्यू डिफाइंड होगी। तो ये लिख रखा मैंने, देखो यहाँ, इसलिए mb इंटू वीबी और mm इंटू वीएम है। यानी द्रव्यमान नाव का और नाव का वेग बराबर होगा व्यक्ति के द्रव्यमान इंटू व्यक्ति के वेग के। तब नाव के पीछे खिसकने की चाल, तब नाव जो पीछे खिसकी थी उसकी चाल ज्ञात करवाई है। तो यहाँ से जो नाव है, ये बोट का है, ये चाल हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, ये चाल हम ज्ञात करेंगे। तो क्या जब ये कोई चीज़ गुणे में होती है तो ये इसके बट्टे में नहीं चली जाएगी क्या? यहाँ पे चली जाएगी ना। तो मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ क्या? इसको बराबर लगा के ऐसे लिख सकता हूँ क्या? mm इंटू वी एम बटा mb, जो बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा vb के। ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? vb बराबर mm इंटू vm बटा mb। तो जो नाव की चाल ज्ञात करने का सूत्र आता है वो ये होता है। मैंने ये ज्ञात करवाया है यहाँ आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है। और नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स करना। तो देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी सूत्र की सहायता से हम नाव के पीछे खिसकने की चाल ज्ञात करते हैं, और अगर व्यक्ति के आगे कूदने की चाल ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र से आप उसकी चाल भी ज्ञात कर सकते हो। यहीं से अब व्यक्ति की चाल क्या है? vm है, तो vm बराबर व्यक्ति की चाल, ये व्यक्ति की चाल है। व्यक्ति की चाल क्या होगा? vm बराबर, ये बराबर इधर क्या है देखो, ये mb यानी द्रव्यमान बोट का इंटू vb और बटा mm, ये कैपिटल M अपॉन m। ये व्यक्ति की चाल हो जाएगी। जिस चाल से वो नाव से कूदा था वो इस चाल से कूदा था, और नाव पीछे खसकी थी वो इस चाल से खसकी थी। दोनों का संवेग बराबर था। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी केंद्रीय बल हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यहाँ पे वास्तव में आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी ज़रूर भेजें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें और यहाँ पढ़ सकें। इसी के साथ आपके बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, टेक केयर।